जय हिंद साथियों, हम लोग पॉलिटेक्निक और आईईआरटी की एंट्रेंस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण पीवाईक्यू की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें 62 नंबर क्वेश्चन तक 62 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। 63 नंबर से आज हम आगे बढ़ेंगे। आपको क्या करना है, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, खुद से सॉल्व कर लें और फिर इसे देखें। इसके बाद हम 67 के बाद अभी और भी आगे बढ़ेंगे। आज लगभग 80 सवाल तक करेंगे, 63 से 80 सवाल, 80 सवाल तक। 100 क्वेश्चन की सीरीज है, 80 सवाल तक आज निपटाएंगे सीरीज। ठीक, चलिए देखते हैं क्या 63 क्या कह रहा है। 100 ग्राम बर्फ का एक टुकड़ा 420 मीटर ऊंचाई से गिरता है। पृथ्वी से टकराने पर जो बर्फ गलेगी उसकी मात्रा क्या होगी। अगर कोई टुकड़ा बर्फ का गिर रहा है तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब उसमें एनर्जी कौन सी है। सर, स्थितिज ऊर्जा होगी mgh। जब mgh है तो पिघलने के लिए कौन सी उष्मा चाहिए, गुप्त उष्मा ml चाहिए। यल गुप्त उष्मा, साथ में m रहेगा, कुल उष्मा ml। तो इसका मतलब mgh ही ml देगा उसे पिघलने के लिए। जी, तो गिर तो रही है पूरी वस्तु, लेकिन गिर तो रहा है पूरा बर्फ, लेकिन पिघलेगा कुछ थोड़ा मात्रा। तो mgh तो गिरेगी, लेकिन पिघलने वाला क्या होगा, m-l, थोड़ा सा पिघलेगा। तो चलिए देखते हैं। इसका मतलब है mgh जो एनर्जी गिर रही है, ये टोटल जो बर्फ गिर रहा है उसकी एनर्जी है mgh, लेकिन पिघलेगा m-l। सर, पिघलेगा पूरा m नहीं, क्योंकि सवाल में कह रहा है अगर पूरा पिघल जाएगा तो m- बराबर m आ जाएगा, उसमें क्या है 100 ग्राम आ जाएगा। अब हम ये क्लियर नहीं है ना कितना पिघलेगा, करेक्ट। जो बर्फ गलेगी, जो गलेगी उसकी मात्रा, तो हम m तो पूरा गिर रहा है, बर्फ पूरा गिर रही है, ठीक है। लेकिन धरातल पे आने के बाद जैसे टक्कर होगा तो पिघलने वाली मात्रा पूरी पिघलेगी, थोड़ी सी पिघलेगी, तो हम लोग m- मान लिए, जो पिघलेगी उसकी मात्रा m- मान लिए, पिघलने वाली मात्रा है, ठीक है। अब इसमें आप पिघलने वाली मात्रा क्या है, इसमें m- है, तो m का वैल्यू दिया है 100 ग्राम है, तो GH हमने एक ही सूत्र बताया था आपको, एक ही जादू बताया था कि बस दोनों तरफ SI में करना है। SI में कर लो, टेंशन खत्म। जब भी एनर्जी का ट्रांसफर हो, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा स्थानांतरित की जाए, तो आपको केवल क्या करना है, ऊर्जा दोनों तरफ SI में करने ला है। जो भी मात्रक दिए हो सबको SI में बदल लो, SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में, बस आंसर हो जाएगा। यम कितना दिया, 100 ग्राम। सर, इसे SI में बदले, चाहो तो बदलो, चाहे तो ना बदलो। सर, अभी तो कह रहे थे बदलना है, क्योंकि इधर भी यम है, इधर भी यम है। m- को ग्राम में ही लाना है, देख लो, ग्राम में ही लाना है, तो नहीं बदलोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसे ग्राम को अगर केजी में बदलोगे, 100/1000 करोगे, फिर ये केजी में आ जाएगा, फिर उसे ग्राम में बदलोगे। तो चाहो तो वैसे छोड़ दो, क्योंकि दोनों तरफ वही सेम चीज़ें हैं। तो सर ठीक है, छोड़ दीजिए, वही लाना भी है ना, 100 ग्राम। जी का वैल्यू कितना रख दे, सर 10 रख दीजिए, ज़्यादा अच्छा है, रख दिए 10। आप जी का वैल्यू 10 रख दिए, सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी होगा। एच का वैल्यू ऊंचाई कितना है, 420, क्या है 420 मीटर, 420 मीटर है, बराबर m- का वैल्यू, m- का वैल्यू सर निकालना है। l का वैल्यू, l का वैल्यू क्या होता है, बर्फ की गुप्त उष्मा 80 होती है सर, बट ध्यान दे लो 80 क्या होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। हमें क्या निकालना है, SI में, यल बराबर बर्फ का होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, लेकिन हमें SI में निकालना है। SI में क्या हो जाएगा, इसे जूल प्रति किग्राम लिखोगे तो 80 × 4200 जूल प्रति केजी हो जाएगा। कैसे होगा पता है, क्योंकि 1 कैलोरी पर ग्राम बराबर होता है 4200 जूल पर केजी। ये चीज़ें मैं उष्मा वाले चैप्टर में सॉल्व किया हूँ। कैलोरी को हमने बदल दिया जूल में और ग्राम को केजी में, आ गया 4200, उसी के स्थान पे हम रख दिए, और कोई बात नहीं, नया नहीं किए हैं। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 4200 हो जाएगा, SI में हो गया है। बस m- का मान निकाल लो। सर, m- बराबर क्या हो जाएगा, 100 × 10 × 420 अपान 80 × 4200, बस भाग कर लो, जो कटे कटा दो। ये 420 10 आ गया, ये भाई साहब इससे कट गए 10 से, और 100/80, 100/80 मतलब 20 × 5 100, 20 × 4 80, 5/4 करो, 4 ×
4 क्या हो गया, यहाँ बचा 1, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, इतना क्या ग्राम। क्यों सर, क्योंकि ये ग्राम में ही रखे हैं इसलिए ग्राम में आ रहा है। अगर इसको केजी में रखते तो इसे केजी में लाते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आंसर ठीक 1.25 ग्राम। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। ठीक, इसे देख लो, बना लो, फिर अगले पे चलते हैं। 64 क्या आ रहा है, किसी पृष्ठ की अवशोषकता 0.7 है, इस पर प्रति सेकंड 20 जूल ऊर्जा का आपतन होता है, 5 सेकंड में ऊर्जा अवशोषित क्या होगी। गजब का सवाल है भाई। अवशोषकता, ये फार्मूला बताया थे, याद होगा, अवशोषण क्षमता ए बराबर दिया है 0.7, बट कह रहा है 1 सेकंड में 20 जूल ऊर्जा इस पर गिरती है। अवशोषकता ए बराबर होता है QA/Q, जहां QA क्या है, अवशोषित विकिरण ऊर्जा, और Q क्या है, उस पर गिरने वाली किसी पिंड पर कुल ऊर्जा, और ये है अवशोषकता। इसका मतलब QA आपको निकालना है, अवशोषित ऊर्जा निकालना है, ऊर्जा कितना अवशोषित होगी बताना है, तो त्रिया गुणा हो जाएगा, वैल्यू रख दो। Q का वैल्यू क्या है सर, 20 रख दें तभी तो गड़बड़ होगा, 20 रखोगे तो गड़बड़ होगा। क्या कह रहा है, सवाल को समझो। अवशोषकता 0.7 दिया है, इस पर प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में 20 जूल ऊर्जा गिरती है, तो 5 सेकंड में ऊर्जा कितना अवशोषित होगी। जब 1 सेकंड में 20 जूल गिरती है तो 5 सेकंड में कितना गिरेगी, 100 जूल, 20 पंचे 100, 1 सेकंड में 20 जूल गिरती है, प्रति सेकंड 20 जूल, तो 5 सेकंड में कितना गिरेगी, 20 पंचे 100, 100 जूल। तो यहाँ Q का वैल्यू क्या आएगा, Q बराबर 100 जूल आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। 1 सेकंड में 20 जूल तो 5 सेकंड में 100 जूल, 20 पंचे 100 जूल गिरेगी, तो वैल्यू रख दो, आंसर हो जाएगा 0.7 इक्वल टू QA/100 क्रॉस मल्टीप्लाई QA अवशोषित विकिरण ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, 70 जूल। 70 जूल अवशोषित विकिरण ऊर्जा हो जाएगा। आशा करता हूँ बहुत आराम से समझ में आया होगा। ये भाई साहब बैठे हैं यहाँ, ठीक है, तो ये हो गया होगा। इसके बाद ये और भी हम आगे देखते हैं, इसको बना लीजिए पहले आप। ये क्वेश्चन 65 है, एम्पियर सेकेंड मात्रक है, किसका मात्रक है बताना है। ठीक है, विभव का, आवेश का, धारा का, विद्युत वाहक बल का। देखते ही समझ जाएंगे धारा का है, गलत हो जाएगा। क्यों, एम्पियर लगा है, जरूर ठीक है धारा का है, बट समय लगा है एम्पियर के साथ। एम्पियर के साथ अगर समय का मात्रक लगा, अर्थात धारा के साथ अगर समय का मात्रक लगा, तो आवेश का मात्रक बन जाएगा। किसका मात्रक बन जाएगा, आवेश का। क्यों, क्योंकि Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT होता है। तो Q का मात्रक कुलाम, ये आवेश का मात्रक होता है कुलाम, आप जानते हैं, लेकिन एम्पियर, I का मतलब एम्पियर और टाइम लग गया तो समय, एम्पियर सेकंड, तो किसका मात्रक हो जाएगा, Q का, एम्पियर सेकंड Q का मात्रक हो जाएगा, आवेश का। तो ये आवेश का हो जाएगा। चलो जरा आवेश को और अच्छे से देख लेते हैं कि इसके और मात्रक क्या हैं। ठीक है, तो ये है आवेश, आवेश के मात्रक हम चल रहे हैं देखने। चार्ज, जो चार्ज है, इस चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, इसके मात्रक देख रहे हैं। एक मात्रक आप जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध मात्रक है कुलाम, ये SI यूनिट है, SI मात्रक है, किसका, आवेश का, SI मात्रक। और दूसरा अभी अभी हमने पढ़ा है मूल मात्रक के पदों में, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, ये क्या है, मूल मात्रक के पदों में है, मूल मात्रक के पदों में। सर ये कैसे आया, अरे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड, तो मूल मात्रक MKS वाला पूरा हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड। तो अन्य मात्रक और क्या है, ESU, ESU, इसका क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या कहते हैं इसको, स्थिर विद्युत मात्रक, स्थिर विद्युत मात्रक या इकाई, यूनिट को क्या कहते हैं, मात्रक या इकाई। ESU, CGS में इसे काउंट कर लेते हैं, और इसे और नामों से जाना जाता है। ESU को किस नाम से और जानते हैं, चलो ESU का अन्य नाम भी देख लिया जाए। इसे स्टेट कुलाम, स्टेट कुलाम, या और एक नाम से क्या, फ्रैंकलिन
फ्रैंकलिन, ठीक है, तो फ्रैंकलिन के नाम से भी जानते हैं। तो ESU स्टेट कूलाम कहो, फ्रैंकलिन कहो, सब CGS में ही काउंट होंगे। अभी वैल्यू बता रहे हैं कितना होता है। पहले मात्रक सब देख लो। एक होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये सर क्या है? इलेक्ट्रो मतलब विद्युत चुंबकीय मात्रक, ये विद्युत चुंबकीय मात्रक है सर। अच्छा है। और क्या होता है सर? और अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट होती हैं। प्रायोगिक मात्रक होता है, प्रायोगिक मात्रक जो प्रैक्टिकल यूनिट में यूज होता है, प्रायोगिक मात्रक होते हैं। वो क्या है जरा उन्हें भी बता दीजिएगा। वो होते हैं जैसे एम्पियर सेकंड को ही एम्पियर घंटा में यूज करते हैं। क्या? एम्पियर घंटा थोड़ा बड़ा मात्रक, थोड़ा बड़ा मात्रक। एम्पियर घंटा थोड़ा बड़ा रहेगा, सबसे बड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा है एम्पियर घंटा। इससे भी बड़ा है कोई? हाँ, इससे बड़ा है वो फैराडे। फैराडे, अरे सर फैराडे यहाँ भी आ गए। हाँ, फैराडे मात्रक है, आवेश का मात्रक है। तो आवेश का मात्रक है। कितने मात्रक हो गए देख लो। कूलाम है, एम्पियर सेकंड है, ESU है, स्टेट कूलाम भी कहते हैं, फ्रैंकलिन भी कहते हैं, EMU है, इसे एब कूलाम भी कहते हैं। प्रायोगिक मात्रक एम्पियर घंटा है, फैराडे है। सबसे बड़ा फैराडे होता है, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है, सबसे छोटा क्या है? फ्रैंकलिन है। सबसे बड़ा मात्रक फैराडे और सबसे छोटा फ्रैंकलिन है। तो चलो देखते हैं कि इनका वैल्यू क्या होता है, कितना कूलाम के साथ इनका रिलेशन क्या है, क्योंकि असली मात्रक या SI मात्रक तो कूलाम है। तो कूलाम के साथ इन सब का रिलेशन कैसा होता है, चलो इसको हम देखते हैं कि कूलाम से कैसा संबंध रखते हैं। सबसे बड़ा फैराडे है, सबसे छोटा फ्रैंकलिन है। तो आवेश के सभी मात्रक हैं। कभी भी देकर 3 मात्रक देकर कह देगा कौन सा नहीं है, या 4 मात्रक में से कोई एक अलग दे देगा, बोल देगा कौन सा नहीं है आवेश का मात्रक। तो जानकारी सबका रखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यही कूलाम के साथ इसका रिलेशन बताते हैं कि कौन कूलाम से कैसे संबंधित है। चलो, हो गया होगा सर, ठीक। जो एक कूलाम होता है वो 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होता है। एम्पियर सेकंड और कूलाम में कोई डिफरेंस नहीं। अच्छी बात है सर, ये तो अच्छा लगा। अब 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU। अब ESU कहो या इसे स्टेट कूलाम भी कहो, स्टेट कूलाम कहो, या इसी को क्या कहोगे? फ्रैंकलिन भी कह सकते हो। तो चाहे जो कहो, चाहे ESU कहो, चाहे स्टेट कूलाम, चाहे फ्रैंकलिन, ये 3 × 10⁻⁹ ESU होता है। अब एक EMU बराबर, एक ये EMU ये थोड़ा सा बड़ा होता है, 10 कूलाम होता है। 10 कूलाम मतलब कूलाम से बड़ा है। अब कहो कि एक कूलाम में कितना, तो 1/10 EMU हो जाएगा। अगर एक कूलाम में कितना EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, तो 1/10 हो जाएगा, ठीक। और अगर आप यहाँ चेंज करना चाहो कि एक EMU में कितना ESU होता है, तो बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? देखो, इसे भी हटा दो, इसकी भी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। अब देखो, अगर हम एक कूलाम बराबर कितना, 3 × 10⁻⁹ ESU, तो यहाँ रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं सर। 1 EMU बराबर 10 × एक कूलाम के स्थान पे ये रख दिए, कितना ESU, बोलो सही है? तो 10⁻⁹ है, या 10 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, क्या हो जाएगा? 10⁻10। तो 3 × 10⁻10 ESU मतलब CGS पद्धति में मात्रक है। तो 1 EMU बराबर 3 × 10⁻10 ESU। तो EMU कूलाम से भी बड़ा है। बातें समझ में आ गई होंगी EMU की। अब और कौन बचा है देख लो सर, प्रायोगिक मात्रक एम्पियर घंटा बचा है। तो 1 एम्पियर घंटा बराबर बहुत आसानी से बता सकते हो। कैसे? 1 एम्पियर को एम्पियर रहने दो, 1 एम्पियर रहने दो, और गुणे क्या? 1 घंटा। 1 घंटा में कितना सेकंड? 60 मिनट होता है, 3600 सेकंड होता है। तो 3600 सेकंड हो जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हो? 3600 एम्पियर
सेकंड लिख सकते हो, और 3600 एम्पियर सेकंड, 1 एम्पियर सेकंड बराबर 1 कूलाम होता है, तो एम्पियर सेकंड के स्थान पे आप कूलाम लिख सकते हो। तो 1 क्या एम्पियर घंटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3600 कूलाम हो जाएगा। बातें समझ में आ रही? इसका मतलब कूलाम से ये भी बड़ा है और ठीक ठाक बड़ा है, 3600 कूलाम के बराबर है। अब दिमाग में आया गुरुजी सबसे बड़ा ये है क्या? ना ना, सबसे बड़ा ही नहीं है, सबसे बड़ा ये बैठे हैं साहब फैराडे, सबसे बड़े फैराडे हैं, फैराडे सबसे बड़े कौन है? फैराडे। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। अरे राम रे, इतना बड़ा हर भाई 96,500 कूलाम। तो देख लो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा तो सर 1 फैराडे साहब है, सबसे बड़ा कौन है? फैराडे है। और सबसे छोटा इसमें कौन है? ESU कहो या फ्रैंकलिन कहो, ठीक है, सबसे छोटा फ्रैंकलिन, ESU या स्टेट कूलाम, इस तरह से, ठीक है। सबसे बड़ा कौन? फैराडे, सबसे छोटा फ्रैंकलिन। याद करने में आसानी होगी, फैराडे फ्रैंकलिन साइंटिस्ट हैं, सबसे बड़ा फैराडे और सबसे छोटा फ्रैंकलिन। लेकिन मात्रक किसके हैं? आवेश के, पहले तो ये जान लो। तो आवेश के ये सभी मात्रक होते हैं। CGS में मात्रक ये है, ये वाला कौन सा? ESU कहाँ गया? यहाँ है ना, हाँ, ये CGS वाले में मात्रक है, CGS प्रणाली में इसका मात्रक है, ठीक है। फ्रैंकलिन भी कह सकते हो। तो आशा करता हूँ ये प्रैक्टिकल मात्रक है, सभी मात्रक क्लियर हो गए होंगे। अब आवेश का मात्रक आएगा तो आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी मात्रक दे, किसी का वैल्यू यहाँ से देख लीजिएगा, आराम से एक बार पढ़ लेंगे, सब याद हो जाएगा, ठीक। कभी कभी वैल्यू भी पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। सब बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तब हटाएं। ये देखिए क्वेश्चन कर रहा है 66 नंबर, किसी समय t सेकंड पर किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 40⁻³ माइनस 120 t प्लस 200 वेबर है। 2 सेकंड है, 12 सेकंड नहीं, ध्यान देना, हाँ नहीं तो 12 सेकंड। 2 सेकंड में उत्पन्न विद्युत वाहक बल वोल्ट में क्या होगा? विद्युत वाहक बल तो वोल्ट में ही होता है, तो क्या लगेगा इसमें? पता है फैराडे का नियम, चुंबक पढ़े होंगे, तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, फैराडे ने नियम दिया था। क्या दिया था पता है? 66 नंबर में उसने बताया था कि जो विद्युत वाहक बल होता है E, वो माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के इक्वल होता है, जहाँ डेल्टा फाई इक्वल टू क्या बताया था उसने? φ2 माइनस φ1 होता है। ये फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है। इसका मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। फाई का मात्रक क्या है? वेबर, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स है, ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है। सर चुंबकीय फ्लक्स क्या होती है? तो चुंबकीय फ्लक्स, जब आप चुंबक पढ़ते हैं तो वहाँ बताया जाता है कि किसी तल के से संबद्ध तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या होती है। नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस, जो किसी भी तल से गुजरने वाली लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है, उसी को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो कोई बात नहीं है, तो ये 5 वेबर में शो करते हैं, मात्रक है। तो लेकिन अगर किसी कुंडली में फेरों की संख्या n हो, अगर फेरों की संख्या, फेरों कभी कभी देता है कितने फेरे हैं, यदि फेरों की संख्या n हो, वो तो एक फेरा के लिए था ना, n हो, तो यही विद्युत वाहक बल माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो जाता है। या कभी कभी ऐसे भी आप पढ़ते हैं माइनस n φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी, कुछ ऐसे भी पढ़ते हैं। तो n फेरों की संख्या है, n का वैल्यू अगर 1 दिख गया या कुछ नहीं दिया तो डायरेक्ट यही लगा देंगे, तो दिया नहीं है फेरों की संख्या यहाँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, किसी कुंडली दिया है तो एक कॉइल हम मान लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसमें लगा दो। सर इसे कैसे हल करेंगे? फाई का वैल्यू दिया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे, फाई बराबर दिया है, इतना ही बहुत कम है। फाई बराबर 4t3 माइनस 120t प्लस 200 वेबर दिया है, इतना वेबर दिया है। अब फाई डेल्टा फाई बताना है, तो आपको पता है डेल्टा को हम इस तरह से भी थोड़ा सा कर सकते हैं, क्या? इस तरह से E बराबर डी फाई अपॉन डी टी भी कर सकते हैं माइनस के साथ, ठीक है। तो चलो E बराबर विद्युत वाहक बल है, E क्या है? विद्युत वाहक बल, माइनस डी फाई अपॉन डी टी कर सकते हो। अब डी फाई अपॉन डी टी करने के लिए इसका क्या करोगे? अवकलन करोगे, अवकलन टी के रिस्पेक्ट में कर दो अवकलन, तो माइनस डी अपॉन डी टी और फाई के स्थान पे वैल्यू रख दो,
भाई साहब 4t⁻3। भाई साहब अवकलन करो। अवकलन तो हम एक क्लास में बताए भी थे। 4 तिहाई 12 माइनस पहले लगा लो सर, माइनस लगा लिए, माइनस 4 तिहाई 12 टी स्क्वायर माइनस टी एक रहेगा तो खत्म, 120 केवल बचेगा और कांस्टेंट का 0। अवकलन आशा करता हूँ आपको आता होगा, डिफरेंशिएशन इसलिए हम नहीं सिखा रहे हैं। और इसमें वैल्यू रख दो 2 सेकंड, बस आंसर हो जाएगा। 2 सेकंड में कर रहा है, 2 सेकंड में वैल्यू रख दो। यही ई का वैल्यू आ गया, इसमें रखो ई बराबर माइनस 12 2 का स्क्वायर माइनस 120, तो 2 दूनी 4 12 चौक 48, इसका मतलब क्या हो गया माइनस 48 माइनस 120, तो क्या आ जाएगा माइनस 120 में से 48 जाएगा, क्या आ जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो 2, और यहाँ क्या बचा 11 7 4 11 72 आया, और माइनस पहले से ही लगा है, ये माइनस आएगा अंदर क्योंकि 48 में से आप 120 घटाएं, माइनस माइनस प्लस, तो 72 आंसर हो जाएगा। 72 बोल्ट कहीं है, ये है साहब, आंसर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हम इतना समझाए हैं, नहीं तो कुछ है नहीं, तुरंत आ जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, बना लो। देखिए क्वेश्चन 67 करा 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या। तो आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। और 1 मीटर में क्या हो जाएगा 10⁻, ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इतना एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी बातें जाने। 1 माइक्रोन, माइक्रोन को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, 10⁻⁻6 मीटर होता है। अब 1 मीटर में कितना माइक्रोन, तो 1 मीटर में इधर माइनस है तो उधर होके प्लस हो जाएगा, 10⁻6 माइक्रोन होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक, अच्छी बात है। हालांकि मापन में हम समझाएंगे, मापन चलने वाला है, वहाँ बताएंगे सब। तो आइए कह क्या रहा है, 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम कितने होते हैं, एंगस्ट्रॉम की संख्या। माइक्रोन जिसका पावर माइनस में छोटा रहे वो बड़ी संख्या होती है, तो ये माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर, इसका मतलब ये बड़ा है। एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर, इसका मतलब एंगस्ट्रॉम छोटा है माइक्रोन से, ठीक है। पावर माइनस में अगर ज़्यादा है तो संख्या छोटी हो जाएगी, अगर पावर माइनस में कम है तो इसका मतलब बड़ी हो जाएगी, है ना, निगेटिव है। तो चलो, तो 1 माइक्रोन बराबर, माइक्रोन को म्यू से डिनोट करते हैं, इतना मीटर होता है। हाँ सर होता है। अब इसे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 10⁻⁻6 × 1 मीटर। अरे कुछ नहीं है तो 1 मीटर है, ये 1 का मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। 1 मीटर के स्थान पे क्या लिख सकते हो, एंगस्ट्रॉम में बदलना है, तो एंगस्ट्रॉम बदलना है तो सर यही लिख सकते हैं 1 मीटर के स्थान पे। 1 मीटर बराबर 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में लाना है ना, तो रख दो, क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 × 1 मीटर के स्थान पे 10⁻10 एंगस्ट्रॉम है। काम खत्म, 10⁻⁻6 10⁻10 10⁻4 एंगस्ट्रॉम 1 माइक्रोन में होता है। काम खत्म, आंसर हो गया। देख लो, मिला लो, कहीं है, ये है पहला ही है 10⁻4 एंगस्ट्रॉम। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं 68 क्वेश्चन से, देखते हैं, आप इसे बना लो। किसी तारे का रंग किस बात का द्योतक है, मतलब किसी तारे का रंग क्या चीज़ बताता है। कोई स्टार देख रहे हैं आप, उसका कलर जो दिखता है, बैगनी दिख रहा है, लाल दिख रहा है, किस कलर का है, तो नीला जैसे दिख रहा है। देखिए 68, 69, 70, 71, ठीक। आगे देखिए 68 क्या कह रहा है, किसी तारे का रंग किस बात का द्योतक है, मतलब किसी तारे का कलर क्या चीज़ बताता है। जैसे नीला है तो क्या बताएगा, लाल है तो क्या, कोई तारा नीला दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, लाल दिख रहा है तो क्या मतलब है। बहुत सिंपल सी बात, बीन का विस्थापन नियम आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर नंबर 15 में। बीन का विस्थापन नियम ये था कि λm व्युत्क्रमानुपाती परम ताप, मतलब ताप ज़्यादा होने से λm कम होगा। इसका मतलब तो समझाए थे हम उस क्लास में कि λm कहने का मतलब ये था कि अगर किसी तारे का ताप ज़्यादा है, तारा ब्लैक बॉडी होता है, मैंने बताया था, किसी तारे का ताप अगर ज़्यादा है तो उससे निकलने वाली जो भी रंग होगा, रंग वो छोटी तरंग दैर्घ्य की होगी, छोटी तरंग दैर्घ्य की संख्या ज़्यादा होगी। और जिसकी संख्या ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है वही ज़्यादा दिखेगा साफ सुथरा। तो अगर तारे का ताप ज़्यादा है तो छोटी तरंग दैर्घ्य की संख्या ज़्यादा निकालेगा, और तारे का ताप कम है, तारे का ताप
कम है, ये तारे का ताप मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि ये मान लीजिए आपका ये 8000 डिग्री सेल्सियस या केल्विन है और ये है 4000 केल्विन, तो विश्वास करें कि इससे छोटी तरंगदैर्घ्य निकलेगा लेकिन इससे बड़ी तरंगदैर्घ्य निकलेगा, बड़ी तरंगदैर्घ्य की संख्या ज़्यादा आएगी। बीन यही समझाते हैं, बीन का विस्थापन नियम, वो यही चीज़ कहते हैं विस्थापित हो जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तरंगदैर्घ्य छोटी होती जाएगी, कलर जो आएगा वो छोटे तरंगदैर्घ्य, कलर समझ रहे हैं, बीबग्योर पढ़े हैं, बीबग्योर इस तरह से इस तरफ जाने पर 3900 एंगस्ट्रम छोटी तरंगदैर्घ्य और ये क्या है 7800 एंगस्ट्रम बड़ी तरंगदैर्घ्य। रेड का 7800 एंगस्ट्रम होता है तरंगदैर्घ्य और वायलेट का 3900 एंगस्ट्रम। सीधी सी बात, टेम्परेचर ज़्यादा तो छोटी तरंगदैर्घ्य मतलब बैगनी आ रही है, और टेम्परेचर कम 4000 कर दिए तो पता चला हाई वेवलेंथ वाली संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या बता रहा है, रंग किसी से लाल आ रहा है या कोई तारा लाल दिख रहा है या नीला दिख रहा है, तो इसका मतलब वो क्या बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है भाई, तो ताप बताता है। ठीक है, तो किसी तारे का जो रंग होता है वो क्या बताता है, ताप बताता है। ओके, अकॉर्डिंग टू बीन का विस्थापन नियम। तो चलिए इसको हटाते हैं। देखिए 69 क्या कर रहा है, वह तापमान जिस पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग का दोगुना होता है। ठीक है, ध्वनि का वेग इसका मतलब क्या है, ताप पर निर्भर करता है क्या, तभी तो दोगुना होगा। हाँ, कैसे निर्भर करता है, 69 सवाल हम आपको बताएंगे जरूर अभी, लेकिन ये डिटेल में ज़रा समझ लीजिए कि ध्वनि का वेग ताप पर कैसे निर्भर करता है। तो गैस में ध्वनि का वेग भी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, √T। √T क्या है, परम ताप। इसका मतलब ध्वनि का वेग गैस में परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। परम ताप मतलब केल्विन पैमाना। इसको जरा खोल दीजिए, इसको खोल देंगे तो ऐसे खुलेगा, हमने खोलना बताया है, अनुक्रमानुपाती खोलो, V2/V1 बराबर क्या, T2/T1। इस तरह से खोल सकते हैं कि नहीं, खोल सकते हैं सर, आमने सामने खुला है, सही तो है। अब इसको किस में बदल दें, सेल्सियस में बदलो, क्योंकि ये केल्विन है, तो सेल्सियस में बदलोगे तो ऐसे लिख सकते हो कि 273 प्लस T2 डिग्री सेल्सियस अपॉन 273 प्लस T1 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। अब थोड़ा सा V2/V1 बराबर ये फार्मूला आ गया, थोड़ा सा हमें और यहाँ से 0 डिग्री का कंसेप्ट लगाते हैं। यदि T1 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, तो V1 बराबर क्या लिख सकते हो, V0, और T2 बराबर T डिग्री सेल्सियस, तो V2 बराबर क्या लिख सकते हो, VT। जहाँ T2 था वहाँ क्या कर दिए, T रख दिए, V2 के स्थान पे, 2 के स्थान पे T रख दिए बस। अच्छा है, तो यहाँ रख दो, फार्मूला मिल जाएगा क्या, V2 के स्थान पे क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा सर। VT मतलब T ताप पर वेग अपान V0 0 डिग्री टेम्परेचर पर वेग, किसका, ध्वनि का, गैस में बात हो रही है। ठीक है, तो चलो इसमें करें, वैल्यू रखो यहाँ अंदर भी, तो अंदर वैल्यू रखोगे 273 प्लस क्या आ जाएगा, T2 के स्थान पे T डिग्री सेल्सियस अपान 273 प्लस 0, 273 प्लस 0। ठीक है, तो 0 T1 के स्थान पे 0 रख दिए, हटा दो 0, कोई दिक्कत नहीं, अगर हटाना चाहो तो हटा दो। ठीक है, हटा दिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया आपका फार्मूला जिस पे आप आराम से कोई भी सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, जब बड़े बड़े ताप होते हैं। अब जरा इसको थोड़ा और बढ़ा के मैं एक फार्मूला और दे दूंगा आपको, जो कि परीक्षा में आ सकता है। क्या, जरा इसे और सॉल्व कर लो। तो VT/V0 बराबर, इसको क्या लिख सकते हो सर, इसे लिख सकते हैं 1, 273 का 273 में भाग करो, 1 प्लस T/273, इतना तो लिख सकते हैं, पावर 1/2। कैसे पावर आ गया, समझ में आ गया, करड़ी है तो पावर 1/2। बाइनोमियल थ्योरम पता है, 1 + x पावर n, वैल्यू अगर छोटा है तो 1 + nx हो जाता है। हाँ सर, हो पता है। तो चलो, यदि इस शर्त अब शुरू हो गई, यदि
t इज लेस देन 273। अगर t का वैल्यू 273 से बहुत कम है तो बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा, VT अपान V0 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस NX 1/2 t अपान 273 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो यहाँ फिर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ाओ तो आ जाएगा क्या, VT अपान V0 सॉल्व करके पूरा बता दे रहे हैं, 201 प्लस 2 का गुणा कर लो, 2 3 6, 7 दूनी 14 कहीं 4 और 2 दूनी 4 1 5, 546 t/546। बोलो हाँ या ना। V0 का तिर्यक गुणा कर दो, VT बराबर V0 1 प्लस t/546 ऐसा लिख सकते हो। अब इसको थोड़ा और हल कर लो, अंदर ले चलो इसे। तो VT बराबर V0 प्लस V0 t अपान 546। V0 का मान पता है सर? नहीं पता है। अब एक किसी गैस के लिए, अभी सभी गैस के लिए था, लेकिन हवा में V0 क्या होता है, अर्थात 0 डिग्री पर चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो वैल्यू रख दो यहाँ। तो VT बराबर हवा के लिए अब निकल रहा है V0 प्लस 332, यहाँ भी रख सकते थे, अपान 546 t। अब इसमें भाग करोगे तो आ जाएगा VT बराबर V0 प्लस 0.61 t। भाग करके देख लेना, एक फार्मूला ये है। लेकिन अब दुनिया क्या करती है, गड़बड़ यही करती है कि फार्मूला सदैव लगाती है। सदैव नहीं लगेगा जी, ये फार्मूला केवल तब लगेगा जब टेम्परेचर बहुत कम हो। किससे? 273 से। 273 से बहुत कम हो तब ये फार्मूला लगेगा, और 273 के बराबर या उसके आसपास या उससे बड़ा है तो ये फार्मूला फेल हो जाएगा। तब कौन सा लगेगा? केवल ये लगेगा। ये सर छोटे वाले के लिए भी ये काम करेगा, ये सबके लिए काम करेगा, लेकिन ये केवल तब लागू होगा जब ताप बहुत कम हो। ताप बहुत कम, सर बहुत कम 2-4 डिग्री, हाँ 2-4 डिग्री पर लगा लो, बहुत कम हो 2-4 डिग्री पर लगाओगे तुरंत उत्तर देगा। टी का वैल्यू रखोगे, V0 332 है, ये है, पता चल जाएगा। एक सवाल आता है कि 1 डिग्री ताप बढ़ाने पे ध्वनि की चाल में कितना वृद्धि होगी। वृद्धि माने प्लस, तो 1 डिग्री रखो, कितना वृद्धि होगी? 0.61 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होगी। यहीं से आता है फार्मूला। ये फार्मूला भी डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए जान लीजिएगा। तो ये पूरा डिटेल में मैंने प्रूफ कर दिया केवल एक सवाल के माध्यम से। और रही बात सवाल की, सवाल इस पे रख के हम हल कर देते हैं, इस सूत्र पर। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हटा दें, तब इस सूत्र पे रख के हम हल कर देते हैं। देखिए क्या 69 सवाल हम करने चल रहे हैं। ये छोटे ताप के लिए हमने बता दिया, ये बड़े ताप पे लागू नहीं होगा। अब दोगुना कह रहा है, दोगुना तिगुना चाल अगर कहेगा ताप बड़ा ऑटोमेटिक होगा, तो इसी में रख दीजिएगा। तो VT कह रहा है किस ताप पर ध्वनि का चाल 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि की चाल का दोगुना हो जाए। तो इसका मतलब VT बराबर कह रहा है दोगुना किसका? V0 का। 0 डिग्री पर ध्वनि की चाल जो है उसका दोगुना हो जाए, किस ताप पर? T पूछ रहा है, तो VT क्या होगा? 2V0। T डिग्री पर जो ध्वनि का चाल है वो 0 डिग्री का दोगुना कह रहा है, तो दोगुना कह रहा है तो यही वैल्यू रख दो यहाँ। तो VT का क्या? 2V0 अपान V0 बराबर 273 प्लस T अपान 273, यही। अब V0 से स्वाहा, स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ कड़ी हट जाएगी। 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 273 प्लस T अपान 273। बोलो हाँ या ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दो। 4 गुणे 273 माइनस 273 बराबर T आ जाएगा टेम्परेचर। 273 कॉमन ले लो, 4 में से 1 चला जाएगा 3, 3 गुणे 273, 3 गुणे 273। अब गुणा भाग तो तुम्हें आता ही है। 3 त्रिक का 9, 7 त्रिक 21 और 3 दूनी 6 दूनी 8, इतना डिग्री सेल्सियस क्या T? बोलो हाँ या ना। 819 डिग्री सेल्सियस कहीं है साहब? ये है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नहीं रखना, गलत हो जाएगा। ये कब आएगा? छोटे ताप के लिए। मान लो आपको निकालना है 1 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि का वेग, 1 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि के वेग में वृद्धि। तो V1 बराबर V0 प्लस 0.61 इंटू T के स्थान पे क्या? 1 डिग्री, तो 1 डिग्री रखोगे यही आएगा। तो वृद्धि कितना हुई? वृद्धि सर इतना हुई, 0.61 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हुई। कभी ये पूछता है कितना वृद्धि हुई, तो इतना वृद्धि बताएंगे। अगर पूछे कितना हो जाएगा तो V0 का मान रख दो। V0 का मान 332 प्लस 0.61 या 6 ही रख दो, 61 रख दो, जोड़ दो। 332
+61 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर पूछ रहा है वृद्धि तो प्लस जो होता है वही वृद्धि को बताता है। बात समझ में आया। अब पूछे 10 डिग्री सेल्सियस पे कितनी वृद्धि होगी तो 10 का गुणा कर दो यहीं। कभी कभी 1 ना लिखो तो 6 केवल काम चलाओ तो 6 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हो जाएगी। समझ में आ रहा है। लेकिन हाई टेम्परेचर पे यूज नहीं करेंगे इसे। अब इतना तो समझ जाना चाहिए कि टी ये पैदा ही तब हुआ है बायनोमियल थ्योरम लगा के। बायनोमियल थ्योरम तभी लग पाए जब टी बहुत कम हो 273 से। तो ये छोटे ताप के लिए है। छोटे ताप के लिए कितनी बार लिखूं, छोटे ताप के लिए है। जब छोटे ताप की बात होगी, बड़े ताप में फेल हो जाएगा, इसलिए बड़े ताप में इसे न लगाना इस फार्मूले को। बात समझ में आ रहा है। जी हाँ, इस फार्मूले से लगेगा। ओके जी हाँ, लगा लीजिए। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक हीटर में 5 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने से उसमें 60 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये धारा 3.5 एम्पीयर है। तो हीटर के तार का प्रतिरोध पूछ रहा है। देखो 5 मिनट तक टाइम दिया है और सब कुछ दिया है। 5 मिनट टाइम दिया है, 5 मिनट तक धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो 5 × 60 सेकेंड। पहले तो इसे हम SI में बदल दिए टाइम को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कर रहा है, प्रवाहित करने से 60 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा कितना आ रही है, जो H है या W है, कोई भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। W लिखोगे जूल में आ जाएगा, H लिखोगे कैलोरी में आ जाएगा। ठीक है, चलो W बराबर लिख लिए हम, कि अभी जूल में बदल लेते हैं उसे, 60 किलो कैलोरी, क्योंकि हम बताए ना कुल को SI में कर लो, मजा आ जाता है। 60 किलो कैलोरी को जूल में बदल लो, जूल में, क्योंकि सबको SI में बदलो यार। SI में हल करना बड़ा अच्छा लगता है, आराम होता है। 60 किलो कैलोरी, सर किलो कैलोरी को जूल में कैसे बदलें। 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4200 जूल। कैसे, अरे भाई 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ठीक, तो किलो लग जाएगा तो दोनों तरफ 1000 बढ़ जाएगा। 1 किलो कैलोरी तो 1000 गुणा हो जाएगा। ठीक है, 4200 जूल। 1000 गुणा कर दोगे 4200 जूल, कोई दिक्कत नहीं। तो 4200 को इसमें गुणा कर दो, 60 × 4200 जूल हो गया। W का मान जो मिले लिख लो। अब आगे का है, ये धारा 3.5 एम्पीयर है, करंट की बात कर रहा है, धारा 3.5 एम्पीयर। और कोई कुछ कह रहा है तो हीटर के तार का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस क्वेश्चन मार्क। अब कोई फार्मूला ऐसा आप जानते हैं जिसमें W आता हो, I आता हो, RT। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जब देखेंगे, W बराबर आता है I² RT, आता है ना। रख दो W का मान 60 × 4200, I का मान I दिया है 3.5 का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार गुणा 3.5 इंटू R पूछा ही है। T का मान दिया है 5 × 60, ऊपर दिया है देख लो। कटिंग गो 60 से गया, इसका मतलब बाकी बचे साहब को भाग करो। R बराबर क्या हो जाएगा, 4200 अपान 3.5 × 3.5 × 5। कोई दिक्कत नहीं। इस दशमलव को हटा दें, इस दशमलव को हटा दें तो ऊपर गुणे 100 कर सकते हैं। भाई एक दशमलव हटाओगे 10 का गुणा, दूसरा दशमलव हटाओगे 10 का गुणा तो 100 का हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कर सकते हैं। तो चलो कटाए, 7 से कटाओ, 7 × 42, 600 आ गया, 7 × 5 = 35। कोई दिक्कत नहीं सर, हमको बिल्कुल नहीं। 5 × 5 = 25, चौका 100, 5 × 5 = 25, चौका 100। ठीक, और कटा दो, अब 5 से और कटा दो इसे, 5 × 7 = 35, 5 से कट जाएगा। 5 × 7, अब कटाना आपका काम है लेकिन हम कटा रहे हैं फिर भी। 5 × 7 = 35 और 120, 12 × 5 = 60, 120 × 4, 12 × 4 = 48, 480 अपान 7। कटा लो, 7 × 42, 6 आ गया, 42, यहाँ कितना बचा 6, 60 हो जाए, 7 × 8 = 56, 56 मतलब 4 बचा, 7 × 5 = 35, फिर 5 बचा, 7 × 7 = 49। ठीक है, इतना आ गया आंसर, ये ओम। तो 68.57 ओम। 7 को हटाएंगे तो इसके पहले एक जुड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 7 5 से बड़ा है, तो इसके पहले एक जोड़ो तो क्या हो जाएगा 6 ओम। 68.6 ओम। कहीं है क्या भाई साहब, है सॉल्व हो गया। बड़ा है, कुछ नहीं है, यही इतने में तो लगा है। बाकी तो आपको हम बता रहे हैं क्या दिया है क्या नहीं, लगा तो इतने में है। अब कैलकुलेशन आप समझदार है, ये हैं, बना लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
71 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है एक पंप मोटर 440 वोल्ट पर 15 एम्पीयर धारा लेता है और 70% विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मतलब जितना करंट ले रहा है, एनर्जी विद्युत ऊर्जा ले रहा है, उसका केवल 70% वो काम कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल काम कर रहा है। लेगा एनर्जी, जितना एनर्जी लेगा कौन सा, विद्युत ऊर्जा, मोटर और क्या लेगा, और उसका 70% केवल काम करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इस पंप द्वारा 5 मिनट में 20 मीटर ऊंची टंकी में जल की मात्रा चढ़ाना है। 20 मीटर ऊंची टंकी पर जल चढ़ाना है, 5 मीटर तक मोटर चलेगा। तो क्या क्या दिया है देख लो, दिया क्या है, भी दिया है 440 वोल्ट, और क्या दिया है 440 वोल्ट हो गया, और क्या दिया है, एम्पियर करंट दिया है, कितना 15 एम्पियर करंट दिया है, और क्या दिया है 70% ऊर्जा दे रहा है इस पंप द्वारा 5 मिनट, टाइम दिया है, टाइम बराबर 5 मिनट 5 × 60 सेकेंड, सबको ऐसा ही बदलना है, ठीक है, सेकंड। 20 मीटर ऊंची टंकी है, H बराबर क्या है 20 मीटर है सर, 20 मीटर ऊंची टंकी पे चढ़ाना है। जल की मात्रा पूछ रहा है, यम पूछ रहा है, पहले तो क्वेश्चन निकालना सीख लो, क्वेश्चन निकल आया तो काम हो जाएगा। इसका मतलब जी का मान दिया हो या ना दिया हो, आप 10 मान लीजिए, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आप देख कर समझ सकते हैं कौन सा फार्मूला बैठेगा। विद्युत ऊर्जा W क्या होता है, VIT होता है। W बराबर आप फार्मूला क्या पढ़े, VIT I2RT V2T/R, ठीक है। ये विद्युत ऊर्जा का फार्मूला है। विद्युत ऊर्जा आ जरूर रही है, लेकिन जा किस में रही, यांत्रिक ऊर्जा में, लेकिन विद्युत ऊर्जा का 70% यांत्रिक ऊर्जा में जा रहा है। इसका मतलब VIT मिल रहा है I2RT, यहाँ देख लो V दिया है तो इसका मतलब VIT, यही विद्युत ऊर्जा होगा। अब इसका 70% किस में जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब MGH, यांत्रिक ऊर्जा मतलब कौन सी ऊर्जा, MGH, हाइट पे चढ़ाना है तो MGH। इसका मतलब जो ऊर्जा दी है इसका 70% ही काम किस में होगा, MGH में। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ VIT का 70% क्या होगा, MGH होगा, काम खत्म। सबको एसआई में रख दो आंसर, वैसे एसआई में हम रख लिए। V का मान 440, I का मान 15 एम्पियर, T का मान 5 × 60 इंटू 70%, 70/100 बराबर M का मान पूछा है, G का मान 10, H का मान 20, रख दिए, काम खत्म। कटा लो, जो कटे कटा लो। M का मान क्या आ गया, M बराबर सर, यहाँ से कुछ कटा दें, पहले कटा लो जितना कटे। ये भाई साहब जीरो जीरो से कट गए, ये जीरो इस जीरो से कट गए, बाकी जो बच रहे हैं इसे रख देते हैं। 440 × 15 × 5 × 6 × 7 अपान 10 × 20, कटा लो जो कटे हैं, अब क्या करें। चलो दिस इस जीरो से जीरो काट दिए, 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 4 11 चौक 44, भाई साहब कट लिए पूरा, ठीक। अब क्या आ गया, 11 × 15 × 6 × 7, और कोई तो नहीं बचा है, नहीं सर और कोई नहीं दिख रहा है, कर दिए, आ गया इतना, कितना 6930 kg, ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, देख लो ऑप्शन, भाई साहब यहाँ है, यहाँ बैठे हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो। अब सॉल्व करना तो आपको आएगा, फिर यहाँ भी कहोगे बड़ा बड़ा इतने मैटर हुआ है, बाकी तो हम समझाए हैं, उस तरफ वाला नहीं, मैटर तितने में है। अब एक कैलकुलेशन है, जितना जल्दी कर सको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैटर तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। बना लो इसे भी। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, 73 और 74 क्या करा है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये छोटा सा डायग्राम दिया है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, एक इंड ए है एक इंड बी है, कुछ है क्या, नहीं है, कुछ नहीं है सर। इसको देखो, करंट ये गई, ये देखो 4 ओम और 4 ओम, ये 4 ओम किस में है, सीरीज में है, ऊपर देखो सीरीज में, तो जुड़ जाएंगे 4 4 8 ओम हो जाएगा। 8 ओम इसके साथ किस कैसे आ जाएगा, एक तार हो जाएगा 8 ओम, इस तरह से बन जाएगा। देखो ये है 4 ओम, ठीक है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, और ऊपर ये 4 ओम और 4 ओम जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक तार हो जाएगा इस तरह से। सीरीज में वो थे ना, ये तो श्रेणी में है 4 ओम, देख लो सीधा सीधा, तो ये 8 ओम हो जाएगा। 8 ओम और 4 ओम कैसे दिख रहे हैं सर, पैरेलल दिख रहे हैं, तो 8 ओम और 4 ओम पैरेलल हो जाएंगे, तो 1/8 + 1/4, 1/r बराबर आर इक्विवेलेंट, यही तो होगा समांतर में, आर पैरेलल। तो चलो देखते हैं आर पैरेलल क्या हो जाएगा, 8 एलसीएम ले लो, 8 × 1 = 8, 4 × 2 = 8, 3/8
आर पैरेलल बराबर, तो आर पैरेलल क्या हो जाएगा 8/3। इसका मतलब ये जो पूरा आया वैल्यू वो क्या आ गया 8/3 का, तो इसे हटा दो फिर। तो यहाँ एक कितने का रेजिस्टेंस आ गया 8/3 ओम का। कुल मिलाकर अब ये किस में है, ए से बी तक हमें निकालना है, तो ये सब किस में श्रेणी में हो गए, देख लो एक ही तार है तो श्रेणी में हो गए, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सब जोड़ दो 4 ओम प्लस 8/3 प्लस 4 ओम, 4 4 8, 8 प्लस 8/3, 8 3 24, 24 8 32/3, 3 दहमा 30, दशमलव 3 छक 18, 3 छक 18, बार बार जाएगा, ये बार बार जाए तो यहाँ हटा के हम 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना क्या ओम, तो 10.67 ओम कहीं है क्या, ये है कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सिंपल सा था, इसे हम लोग ऐसे देख लिए। इसको हटा दें, फिर चले 73 वाले पे 73 वाला चुंबक से है, हटाए, हाँ हटा सकते हैं। 3 फार्मूला अगर याद है काम हो जाएगा। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, परपेंडिकुलर गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल बताइए। देख लो जितना वैल्यू दिया है सबसे पहले आप निकाल लो। इलेक्ट्रॉन इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो बी का मात्रक है वेबर पर 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो चाल दिया है, इसका वेग दिया है 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड, जो दिया है लिख लो फिर देखा जाएगा, डरा ना करो, लिख लिया करो। लंबवत दिया है अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिए। इलेक्ट्रॉन पर बल पूछ रहा है अर्थात इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। फोर्स क्या लगेगा पूछ रहा है, तो चुंबक में फोर्स के लिए फार्मूला आपने पढ़ा होगा, F बराबर QVB साइन थीटा, F बराबर QVB साइन थीटा। अगर कोई चार्ज आवेश गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर एक बल लगता है, लॉरेंस बल पढ़े होंगे, ठीक है, लॉरेंस बल F बराबर QVB साइन थीटा। अब Q के स्थान पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन EVB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन Q लिख सकते हैं या E लिख सकते हैं, चार्ज बस चार्ज की बात है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो EVB लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम फार्मूला लिख सकते हैं क्या, जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा EVB साइन ऑफ थीटा, वैल्यू रख दो। E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, B का वैल्यू 2 × 10⁷, B का वैल्यू ऊपर दिया है 0.2 और साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, कहानी खत्म इनका। तो चलो 2 दूनी 4, 0.4, देखो दशमलव है तो 0.4 और 0.4 का 16 गुणा करो, 16 चौका 64, देखो 1.6 गुणे 0.4 तो 2 स्थान 16 चौका 64, 0.64 आएगा, आएगा कि नहीं, दशमलव का गुणा आता ही है, इतना आएगा। अब जरा गुणा कर लो, 10⁻⁻19, 10⁻7, 10⁻19 में 7 जाएगा, कितना आएगा 12, 10⁻−12, इतना आया न्यूटन। बट चाहे इतना रहता तब भी सही है, कहीं है ऑप्शन में, सर नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं है। अब इसको तब ऑप्शन चेंज कर लो, क्या कर रहा है, दशमलव यहाँ ले जाएंगे तो जितना आप आगे ले जाओगे पावर उतना बढ़ता रहेगा। 6.4 × 10⁻13 ऑप्शन में है नहीं सर नहीं है। दशमलव हटाओ यहाँ, मतलब ऊपर नीचे 100 गुणा करोगे तो 100 गुणा करोगे दशमलव हट जाएगा, 100 का नीचे भाग करोगे तो -2 पावर चढ़ जाएगा, मतलब 1 2 2 अंक दशमलव अगर हटा रहे हो तो यहाँ 2 पावर माइनस हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हो 64 × 10⁻14 न्यूटन, ठीक है क्या, हाँ सर ये है, ऐसे लिख सकते हो। या अच्छा और अच्छा आंसर तो ये होता 6.4 × 10⁻13 न्यूटन लिखा जाता तो बहुत अच्छा आंसर होता, लेकिन है दोनों सही, लेकिन फिजिक्स में क्या होता है पहले अंक के बाद दशमलव लगाया जाता है, नियम में होता है। तो ऐसा नहीं करना कि इनमें से कोई नहीं मार दे, नहीं इनमें से कोई नहीं, वैल्यू ये दिया है, चाहे जो उसका मन कहे वो दे सकता है, कोई दिक्कत। ऐसे भी कह सकता है 640 × 10⁻, एक और पावर बढ़ा देगा -15, तब वो सही है, क्या दिक्कत है, 1 0 और बढ़ा देगा उसका मन। तो जानबूझ के खेल रहा है कि क्या आपको दशमलव खेलना आता है कि नहीं, तो आप दशमलव खेलना तो जानते हैं, खेल लीजिएगा ठीक है, कोई बात नहीं, इसे हटाओ, ये भी साथ में निपटा दो। क्या है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ये तो हम भी पहले ही बता चुके हैं, सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है, फैराडे
फैराडे होता है सबसे बड़ा मात्रक। 1 फैराडे बराबर अभी अभी हम बताए हैं कि 96,500 कूलाम होता है। अब तो याद हो गया होगा, फैराडे होता है सबसे बड़ा, ठीक है। उससे छोटा एम्पियर घंटा होता है 3600 कूलाम के बराबर होता है। ESU सबसे छोटा होता है, ESU सबसे छोटा होता है जिसे फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम कहते हैं। कूलाम भाई साहब कूलाम है, ये है SI मात्रक। तो अब तो याद हो जाएगा, 2-4 बार हम बोल दिए हैं तो याद हो जाना चाहिए। तो फिलहाल इसे बना लो, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे साहब है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसे बनाओ। देखिए 75, 76, 77, 78 द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? चलो द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक देख लेते हैं। क्या नंबर है? 75। द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक, द्रव्यमान का सबसे जो बड़ा मात्रक होता है वो है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा, ये साइंटिस्ट चंद्रशेखर थे, जिसे आप CSL के नाम से भी सुनते होंगे, CSL। और एक CSL बराबर होता है 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है। सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? तो मास ऑफ सन 2 इंटू 10⁻30 kg होता है सन का मास। तो यहाँ रख सकते हो, हालांकि इसी के रूप में वो ज़्यादा जाना जाता है। ये सबसे बड़ा मात्रक है। वो ऐसे वैल्यू भी निकाल सकते हो, 1.4 इंटू 2⁻10⁻3 kg, तो कर दोगे तो 2.8 इंटू 10⁻30 kg भी आ जाएगा। हालांकि इस रूप में CSL को जाना जाता है। ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम निकट दृष्टि दोष पे चलते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोक के, ठीक। आइए इसे हटाते हैं, 76 पे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति है, वो 200 सेमी के बाद की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो सही दृष्टि के लिए उसे अपने चश्मे में कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना होगा? दूरी एक ही दिया है तो वही डायरेक्ट यफ होता है। मैं जादू बताया हूँ दृष्टि दोष वाले में, अगर देखेंगे तो यफ बराबर -200 सेमी डायरेक्ट लिख सकते हैं, और P बराबर 100/- 200 डायोप्टर लिख सकते हैं, 2 कट गया, -0.50 डायोप्टर लिख सकते हैं। इसका ए आंसर हो जाएगा। सर थोड़ा और डिटेल में करिए, तो डिटेल में निकट दृष्टि दोष में U बड़ा होता है V से, हमने ये बताया था जादू, ठीक है। जो 2 दूरी दी हो उसे लिख लो, जादू बताए थे, जादू। जाके दृष्टि दोष वाला लेक्चर देख लीजिए, बहुत ही जबरदस्त जादू बताएं। जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा दृष्टि दोष का सवाल, चाहे जितना घुमा के दे दे और चाहे जिस कंपटीशन में दे, कभी गलत नहीं होगा। तो देख लीजिएगा जाके। U बड़ा है V से, जादू निकट का U बड़ा है V से और दूर का V बड़ा होता है U से। 2 दूरी दिया हो, जो बड़की हो उसे U मान लो, जो छोटकी हो उसे V मान लो। तो 2 दूरी, एक तो सर 200 सेमी दिख रही है, दूसरी तो दिख ही नहीं रही है। हाँ, दूसरी नहीं दिख रही है तो छुपी है। कह रहा है देखो सही दृष्टि बनाना है, तो 200 के बाद वो नहीं देख पाता, तो सही दृष्टि बनाना है तो कहाँ तक दिखाना है? सही दृष्टि दूर कहाँ तक देखती है? अनंत तक देखती है। तो सही दृष्टि का जो दूर बिंदु होता है अनंत होता है। ये 200 सेमी के बाद नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब सही बनाना है तो अनंत तक दिखाना है। तो ये दूसरी दूरी क्या आ गई? सही बनाना है तो अनंत तक दिखाना है, तो अनंत हो गया। तो कौन बड़का है? U बड़का है और B छोटका। हमने ये भी बताया था सबको माइनस के साथ रखो, हालांकि अनंत के साथ माइनस प्लस का कोई गेम है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूरी सदैव माइनस होगा, सब सिखाए हैं, वहाँ जाकर देख लेना दृष्टि दोष में। तो इसे अनंत के चाहे जैसे करो, यहाँ दोनों में माइनस लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा बताए हैं, ठीक है। ये फार्मूले में रख दो लेंस के। तो V का वैल्यू क्या होगा? -200 -1 अनंत, भाई साहब कट गए। 1 अनंत का मान क्या होता है? 1 अनंत का मान 0 होता है। तो 1/f बराबर इतना, तो f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर -200 सेमी आ जाएगा। इसके बाद यही कार्य यहाँ कर दिए हैं, पावर निकालना है, 100/f डायोप्टर रख दो, तो 100 क्योंकि सेमी में आया है, तो 100/f बराबर -200 डायोप्टर, भाई साहब कट गए, -0.50 डायोप्टर। ऐसे भी कर सकते हो डिटेल में। और नहीं तो अगर एक ही दूरी दिया है तो हम बताए थे निकट दृष्टि दोष में वही डायरेक्ट क्या होता है? यफ होता है, माइनस लगा के, क्योंकि माइनस क्या है? अवतल लेंस यूज होता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस यूज होता है? अवतल लेंस। कभी परीक्षा में भी पूछ दे तो अवतल लेंस। वहाँ जादू से समझाए थे, दूर देखना है तो बोलो ऊ, जो दिख रहा है ऊ, हाँ, तो ऊ माने उत्तल लेंस, दूर में क्या? उत्तल, और निकट में क्या? अवतल। एक पकड़ लो, एक में उत्तल लगता है, एक में अवतल।
तो दू में ऊ है, दू में ऊ, दू दृष्टि दोष, तो दू इसमें ऊ अर्थात दू में ऊ, दूर में उत्तल हो गया। बात समझ गए? तो दूर में उत्तल लग जाएगा तो निकट में अवतल लग जाएगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है, क्षमता भी माइनस होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, क्षमता भी प्लस होता है। तो ये आशा करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलो ये भी निपटा लो साथ में। जरा दूरदर्शिता जो होती है या जरा दृष्टि दोष करते हैं, उसके निवारण के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? ये जरा मतलब वृद्धावस्था में जो चश्मा लगता है उसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो वृद्धों का चश्मा आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो उत्तल भी लगा होता है, अवतल भी, नीचे उत्तल है ऊपर अवतल। इसको क्या कहते हैं? बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस कहते हैं। बाईफोकल लेंस बोलते हैं, मतलब द्विफोकसी लेंस कहते हैं, द्विफोकसी लेंस कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि उत्तल भी लगा है, उत्तल प्लस अवतल दोनों लेंस लगे हैं, ठीक है। उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगे हैं। तो यहाँ क्या विकल्प है? बेलनाकार नहीं, बाईफोकल लेंस, हाँ ये सही है। उत्तल लेंस अवतल लेंस अकेले अकेले दिया, दोनों साथ होते तो ठीक होता। तो बाईफोकल लेंस उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 77 हो गया। जी का मान, अब जी का मान बताना है, इसको हटाएंगे तब बताएंगे। चलो जी का मान बताएंगे, इसको हटाएंगे। जी का मान जी का मान साहब क्या है? जी क्या है? पहले तो जी जान लो। आपने पढ़ा होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, या बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ से जी, कैपिटल जी, ये कैपिटल जी साहब क्या है? ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्यों कहा जाता है सार्वत्रिक? क्योंकि इसका मान दुनिया में कहीं नहीं बदलता। सर इसका मात्रक बताओ। तो जी का मात्रक क्या हो जाएगा? पहले मात्रक देख लो, एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2, एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। मात्रक निकालने के लिए तो न्यूटन, अब आर मतलब दूरी, मीटर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा? m1 m2 kg स्क्वायर, किग्रा स्क्वायर। तो न्यूटन इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। अब वैल्यू क्या है सर? जी का वैल्यू 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। तो कहीं होगा देख लो, 6.67 इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर। किग्रा है, किग्रा स्क्वायर नहीं है, ध्यान देना ना, यही मार दो पहले। किग्रा है, स्क्वायर लगेगा, देखो स्क्वायर, इसलिए पहला तो नहीं है। 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा, ये तो सही है, लेकिन यहाँ देखो पावर में प्लस है, यहाँ पावर में माइनस है, इसी तरह से देकर फंसाता है जल्दबाजी में रहते हो गड़बड़ा जाता है। अब ये देखो 6.67, ये तो वैल्यू भी सही दिया है, मात्रक चेक करो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, बस हो गया काम। ये देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। आपको हम बताए थे बैगनी का प्रकीर्णन क्या होता है? मैक्सिमम होता है, और लाल का प्रकीर्णन मिनिमम होता है, लाल का मिनिमम होता है। जो 7 रंग आप बिबग्योर पढ़ते हो, बिबग्योर, इस 7 रंगों में क्रम यही है, सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी का, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और सबसे कम रेड का। सबसे कम ये क्या है? प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन में फैलना, सबसे ज़्यादा बैगनी फैलता है, सबसे कम लाल फैलता है, ठीक है। तो सबसे कब पूछा है? प्रकीर्णन। IRT में भी पूछा है, पॉलिटेक्निक में भी पूछा है। ध्यान दीजिएगा, किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक, किसका प्रकीर्णन सबसे कम। तो सबसे अधिक बैगनी का होता है, सबसे कम किसका होता है? लाल का। वायलेट मतलब बैगनी, तो बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। पूछेगा सबसे कम किसका, तो लाल का मारेंगे, ओके। और क्रम ये है पूरा, ठीक। तो 80 नंबर सवाल पे आते हैं, इसे हटाते हैं, ठीक। तो 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 80 नंबर का रहा है 1.5 अपूर्णांक वाले किसी उत्तल लेंस ANG, हवा में बात कर रहा है। ANG 1.5 मतलब 3/2। किसी का हवा में अपूर्णांक दिया है भाई, हवा में फोकस दूरी दिया है। हवा में फोकस दूरी मतलब FA बराबर 20 cm, हवा में फोकस दूरी दे दिया है। अब कह रहा है 4/3 अपूर्णांक वाले जल में डुबाने पर ANL या ANW 4/3 है, जिसमें डुबाना है लिक्विड में।
और वो पूछ रहा है एफ एल बराबर क्वेश्चन मार्क है, आप बताइए। डायरेक्ट बताने के लिए तो जल में अगर सीधा डूबे तो डायरेक्ट बता सकते हो 4 × एफ है, ठीक है। जल में अगर सीधा है तो 4 का गुणा कर दो, हवा में फोकस दूरी में 4 गुणा कर दो, तो उत्तर तो मिल जाएगा 20 चौक 80, उत्तर तो हो गया। लेकिन आओ डिटेल में थोड़ा कर देते हैं। एक फार्मूला है, दुनिया के किसी द्रव में डुबाए तो फार्मूला लगा लो, काम देगा सदैव, कभी गलत नहीं होगा। ये केवल जल के लिए था तो इसे इसीलिए नहीं बताते हम। ये एफ एल अपान एफ ए बराबर ANG-1 अपान LNG-1। ये फार्मूला आपका धोखा जीवन में नहीं देगा, ठीक है। और याद रखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जहाँ पर आपको LNG निकालना पड़ेगा, LNG बराबर लास्ट बटे पहला ANG अपान ANL होगा। ये सब सिखाए हैं अपवर्तन में बहुत बेहतरीन ढंग से। ये पहले LNG निकाल लो, LNG जीवन में नहीं दिया रहेगा, फिर आप सवाल तुरंत आ जाएगा। तो अब सवाल हल करते हैं, ठीक है। ये पहले फार्मूला समझा दिए, सवाल हल करो। क्या, पहले LNG निकाल लो, LNG ANG दिया है जी 3/2, ANL दिया है जी 4/3, 9/8 आ गया, ठीक है। LNG का मान आ गया, फिर FL निकाल लो। अब FA का मान दिया है जी 20 सेमी, रख दो। और ANG का मान 3/2 -1 अपान LNG का मान 9/8 -1, हल कर लो। 2 × 1 = 2, 3 में से 2 जाएगा 1/2, 8 × 1 = 8, 9 में से 8 जाएगा 1/8, तो क्या आ गया 8 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, तो 8/2 बराबर 4। तो FL अपान 20 बराबर क्या हो गया 4, तो गुणा कर लो, 20 चौक 80, क्या हो जाएगा। यहाँ नहीं दिखता हो तो यहाँ सीधा हम कर देते हैं, यही देख लो, ठीक है। यहाँ देख लो, अगर ना दिखता हो नीचे तो FL बराबर क्या हो जाएगी, FL अपान 20 बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 आया है, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20 चौक 80, तो ये किसका वैल्यू आ गया, FL बराबर क्या हो जाएगा 80 cm। आशा करता हूँ समझ में आ गया। अब नीचे ना दिखे तो वहाँ बता दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो 80 सवाल आज हुए, ठीक है। अब इसे आप बढ़िया से समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करवाइए, मुझे तो प्रमोट करिए, आप मोटिवेट कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। कोई बात नहीं, आज के लिए धन्यवाद, ठीक, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।